नमस्कार, मैं अमित कुमार मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं डायनेमिक्स, जो कि अपने सेकंड ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में अपन डायनेमिक्स की जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे पढ़ने वाले हैं, और उसके अलावा इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सबके सॉल्यूशन इस क्लास में अपन करेंगे। और इसकी जो ये PDF है ये आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो अगर इसमें आपको कुछ नहीं दिखे तो आप PDF में से देख लें। गति विज्ञान। गति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कणों अथवा पिंडों की गत्यात्मक अवस्था का अध्ययन किया जाता है। यानी कण की जो गति करने की अवस्था है उसका यदि अपन अध्ययन करते हैं तो उसको अपन किसमें शामिल करते हैं? डायनेमिक्स या गति विज्ञान में शामिल करते हैं। गति विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? एक तो शुद्ध गति विज्ञान जिसको अपन बोलते हैं काइनेमेटिक्स, और एक दूसरा होता है अपने पास में बल गति की यानी काइनेटिक्स। तो शुद्ध गति विज्ञान क्या होता है? जिस शाखा के अंतर्गत गति उत्पन्न करने वाले कारणों पर बिना विचार किए, यानी गति किन कारणों से उत्पन्न हो रही है, यानी कण पे जो बल लग रहे हैं उनका अध्ययन नहीं करते अपन, सिर्फ और सिर्फ जो गतिशील कण है उसका विस्थापन, वेग, त्वरण और समय, इनके बीच में आपस में क्या संबंध है इसका अध्ययन करते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं शुद्ध गति विज्ञान। यानी इसमें केवल और केवल ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट है, ज्यामितीय पक्ष है, उसी का अपन इसमें क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो अपन इसको बोलते हैं शुद्ध गति विज्ञान या काइनेमेटिक्स। दूसरा आता है अपने पास में बल गति विज्ञान या काइनेटिक्स, जिस शाखा के अंतर्गत गति और गति उत्पन्न करने वाले कारणों, यानी गति जिस कारण से उत्पन्न हो रही है, तो गति किस कारण से उत्पन्न होती है? किसी भी कण पे अपन बल लगाते हैं उसी से अपनी गति उत्पन्न होती है, तो इसमें साथ में अपन बलों का भी अध्ययन करते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं बल गति विज्ञान। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूटन के जो लॉ है वो किसके अंदर आते हैं? काइनेटिक्स के अंदर आते हैं, बल गति विज्ञान के अंदर आते हैं। कौन से? न्यूटन के जो लॉ है वो अपने पास में काइनेटिक्स के अंदर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? F बराबर ma। तो इस पे अपन क्या किसकी बात कर रहे हैं? बल की। और ये बल किसके अंदर आते हैं? बल गति विज्ञान के अंदर। यानी कण है उसके ऊपर बलों का क्या प्रभाव पड़ रहा है उस चीज का अध्ययन भी साथ में करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं काइनेटिक्स। अब अपने पास में पहला आता है वेग या वेलोसिटी। कोई भी गतिशील कण है उसके विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी किसी भी कण के विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग। यानी विस्थापन समय के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं? वेग। वेग का परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, इसलिए ये एक क्या है? सदिश राशि है, और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। क्योंकि वेग क्या होता है अपने पास में? विस्थापन अपॉन समय। भाई विस्थापन में परिवर्तन की दर यानी विस्थापन में टाइम पीरियड के साथ में क्या चेंज हो रहा है, तो वो अपने पास में, तो इसका क्या हो जाएगा? सेकंड में तो क्या होता है अपने पास में? समय। और विस्थापन किस में होता है? मीटर में। तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। तो वेग क्या हो गया? ds अपॉन dt, यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर। यहाँ s क्या है? विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? कोई भी मान लो कण है उसकी प्रारंभिक और अंतिम, यानी अंतिम स्थिति है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं? विस्थापन। और विस्थापन भी क्या है? एक सदिश राशि है। यह सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से निकाली जाती है। कई जगह s की जगह अपने पास में x लिखा हुआ होता है, कई जगह अपने पास में s लिखा हुआ होता है। अब आता है अचर वेग या कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यदि गतिशील कण एक इस प्रकार गति करे कि एक ही दिशा में तथा समय के समान अंतराल में, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, बराबर दूरी चले, तो कण है वो समान वेग से या अचर वेग से गति करता हुआ कहा जाता है। यानी कोई भी कण है वो कितना भी छोटा समय अंतराल हो उसमें अपने पास में समान दूरी तय कर रहा है, तो उसका वेग कैसा हो जाएगा? अचर। क्योंकि ये अपने पास में क्या होता है? ds अपॉन dt, और हर समय अंतराल के अंदर ये समान दूरी तय कर रहा है, तो ds और dt का मान हमेशा क्या रहेगा? समान। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अचर वेग हो जाएगा। अब आता है त्वरण या एक्सीलरेशन। किसी गतिशील कण के वेग, यानी वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसको उस बिंदु पर क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर यानी वेग अपॉन सेकंड, तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा?
वेग का कितना होता है मीटर अपॉन सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और त्वरण क्या होता है वेग में परिवर्तन की दर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा डीवी अपॉन dt। इसको त्वरण को लगभग जगह तो ए से दिखाया जाता है, कई जगह इसको एफ से भी लिखते हैं, तो ये आप देख लेना जो भी नोटेशन अपने पास में आपके नोट्स में लिखा हुआ है। तो इसको किसका हो गया डीवी अपॉन dt। और यदि अपने पास में v बराबर v इंटू डी अपॉन डी एस, कब, जब अपने पास में वेग है वो किसका फलन हो x का, विस्थापन का फलन हो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा v dv और ds। यानी जब भी अपने पास में समीकरण में अपने को सिर्फ v और s हो तो अपन कौन सा सूत्र काम में लेंगे ये, जब भी समीकरण में अपने पास में सिर्फ और सिर्फ वेग और त्वरण हो, वेग और समय हो, तो अपन कौन सा काम में लेंगे dv अपॉन dt। और अब वेग कितना होता है ds अपॉन dt, और ये कितना होता है d, और वेग कितना होता है ds अपॉन dt, और इसका dv अपॉन dt करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। यानी विस्थापन का 2 बार अवकलन करने पे अपने को क्या मिल जाएगा त्वरण, और 1 बार अवकलन करने पे क्या मिलता है वेग, और वेग का 1 बार अवकलन करने पे अपने को क्या मिल जाएगा त्वरण। तो ये तीनों ही फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, ये जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन में अपने को जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग अपन काम में ले लेंगे। यदि मान लीजिए अपने को विस्थापन है वो अपने पास में एक्स आई कैप और वाई जे कैप यानी 2 दिशाओं में दिया हुआ है, तो एक्स के अनुदिश अपन क्या लगा देंगे, वही वेग निकालना हो तो क्या करेंगे dx अपॉन dt, त्वरण निकालना हो तो इसका 2 बार अवकलन कर देंगे। और y के अनुदिश भी ऐसा ही कि विस्थापन निकालना हो तो dy अपॉन dt, और जब त्वरण निकालना हो तो अपन d स्क्वायर वाई अपॉन dt स्क्वायर। और आपको पता ही है किसी भी सदिश का बाद में अपने पास में परिणामी अपन निकाल सकते हैं, तो त्वरण कितना हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आई के प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जे के। और परिणामी निकालना हो तो आपको पता ही है किसी वेक्टर का परिणामी कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये तो आ जाएगा विस्थापन का। फिर उसके बाद में वेग का निकालेंगे तो वेग के दोनों घटक निकाल के उनका स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ऐसे ही त्वरण के दोनों घटक निकाल लेंगे और उनका स्क्वायर करके जोड़ देंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो अपने पास में परिणामी आ जाएगा। और दिशा निकालनी हो तो टेन थीटा बराबर कितना होता है वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये तो अपने पास में हो गया किसके लिए विस्थापन के लिए। त्वरण के लिए ये कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। और अपने पास में सॉरी ये किसके लिए हो गया वेग के लिए। और त्वरण के लिए कितना हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी कि ऊपर वाई और नीचे एक्स, टेन थीटा इसके बराबर होता है। तो ऊपर वाई वाला घटक लिख देंगे, वेग में वेग का लिख देंगे, त्वरण में त्वरण का लिख देंगे, और विस्थापन में विस्थापन का। तो ये अपने पास में जो परिणामी है वो एक्स अक्ष से कितना कोण बनाएगा वो आ जाएगा। तो जब कभी भी आपको पूछे कि परिणामी है वो कितना एंगल बनाता है, तो आप यदि वेग का पूछे तो ये फॉर्मूला लगाओ, विस्थापन का पूछे तो ये लगाओ, और त्वरण का पूछे तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मंदन, मंदन क्या होता है जब गतिशील कण के वेग में समय के साथ कमी हो रही हो, यानी मंदन का मतलब ये होता है कोई कण गति कर रहा है तो उसकी गति को कम करे, यानी रोक के उसकी गति को क्या करे रोके, यानी उसकी गति के विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसके कारण जो अपने पास त्वरण उत्पन्न होता है उसको अपन बोलते हैं मंदन। यानी किसी भी कण की गति को ये क्या करता है धीरे धीरे कम करता है, तो उसको अपन बोलते हैं मंदन। अब आता है अचर त्वरण के अधीन रेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यदि किसी कण का प्रारंभिक वेग कितना है u, प्रारंभिक वेग का मतलब जब उसको गति करना शुरू किया था तब उसका वेग कितना है u, ये क्या है प्रारंभिक वेग, और गति की दिशा में उसका त्वरण कितना है a। देखो अचर है ये, वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल होगा तो त्वरण क्या होगा चेंज होगा, उस टाइम ये इक्वेशन नहीं लगती है। वेरिएबल का है वो अपने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के अंदर है, इसके अंदर अपने पास में ये नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पे त्वरण कैसा है अचर है, ये आप ध्यान में रखें कि त्वरण हमेशा वेग मान है वो क्या रहेगा अचर रहेगा, यानी त्वरण का मान है वो कांस्टेंट होगा, तब ये समीकरण अपन काम में ले सकते हैं। तो टी समय पश्चात उसका वेग कितना हो जाता है, भाई उस पर त्वरण लग रहा है तो या तो उसकी वेग को बढ़ाएगा या उसके वेग को कम करेगा, तो उसका वेग है वो टी समय के बाद में कितना है v, और प्रारंभिक कितना है u। तो अपने टी समय के बाद उसका विस्थापन कितना है s। तो अपने पास में ये समीकरण है जो अपने को याद रखने हैं कि टी समय पे जो वेग होता है वो होता है v बराबर u प्लस ए टी। तो देखो प्रारंभिक वेग दिया हुआ हो, त्वरण दिया हुआ हो और समय दिया हुआ हो, तब अपन कौन सा समीकरण लगाएंगे वेग ज्ञात करने के लिए, ये वाला। विस्थापन होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यदि अपने को विस्थापन पूछे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। मान लीजिए अपने को विस्थापन दिया हुआ है
और प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, समय नहीं दिया हुआ है, तब अपन वेग का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर बराबर कितना होता है, u स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें समीकरण में आप एक चीज ध्यान में रखें कि यदि प्रारंभिक वेग दिया हुआ है तो वो मान रख दें, यदि प्रारंभिक वेग है वो 0 दिया हुआ है तो 0 रख दें। लेकिन जो त्वरण दिया हुआ है a, वो उस गति की दिशा में है, यानी गति जिस दिशा में कर रही है उसी दिशा में त्वरण लग रहा है, यानी कण का वेग बढ़ेगा, तो ये सब जगह a का चिन्ह है वो कैसा आएगा, प्लस का। और यदि गति कर रहा है उसके विपरीत दिशा के अंदर अब त्वरण लग रहा है, इसका मतलब वो उसकी गति को कम करेगा, तो हर जगह यहाँ पे चिन्ह कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि यदि त्वरण है वो गति की दिशा में है तो प्लस का चिन्ह लेना है, और यदि अपोजिट में है तो माइनस का चिन्ह लेना है। चौथा अपना फॉर्मूला है कि nवें सेकेंड में चली गई दूरी वो कितनी होती है, u प्लस a/2 2n-1। यदि वेग अचर दिया हुआ हो, वेग अचर का मतलब है वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसका मतलब उसका त्वरण कितना है, 0। तो इन सब समीकरण में अपन त्वरण की जगह कितना रखेंगे, 0। ये आप ध्यान में रखें, क्योंकि अचर वेग का मतलब क्या है कि उस पर कोई भी बल नहीं लग रहा। भाई बल लगेगा तो या तो उसके वेग को बढ़ाए, मान लीजिए इस दिशा में मैं गति कर रहा हूँ तो पीछे से मेरे को धक्का देगा तो मेरा वेग है वो क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, और कोई सामने से धक्का देगा तो मेरा वेग है वो आगे की तरफ घटेगा। तो यदि त्वरण है तो कुछ न कुछ उसका वेग या तो घटेगा या बढ़ेगा, तो वो अचर नहीं रह सकता। अचर है इसका मतलब क्या है, उसका त्वरण कितना है, 0। और वैसे भी आप देख सकते हो त्वरण कितना होता है, dv/dt। अब वेग ही अचर है तो इसका dv/dt क्या आएगा, 0। तो त्वरण कितना आ जाएगा, 0। अब अगला आता है औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। यदि किसी कण का प्रारंभिक वेग u है और किसी t समय के बाद में उसका वेग है वो कितना है, v है, तो अपने पास में जो औसत जो अचर अपने पास में त्वरण है, औसत वेग है वो कितना हो जाएगा, u प्लस v/2। एवरेज जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, u प्लस v/2। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। यहाँ पे v क्या है, t समय के ऊपर वेग, t समय पर वेग, और u क्या है, प्रारंभिक वेग, तो ये हो जाएगा u प्लस v/2। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, आगे एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा वहां पे इसका काम आएगा। अब आता है गुरुत्वीय के अधीन रेखीय गति। तो देखो कोई भी कण है उसको या तो ऊर्ध्वाधर अपन ऊपर की ओर फेंकते हैं या ऊर्ध्वाधर उसको नीचे की ओर फेंकते हैं, तो वो हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में आता है। तो देखिए कोई भी कण को नीचे फेंक रहे हो आप, नीचे फेंक रहे हो मतलब ये कण को नीचे फेंका मैंने, तो ये गति की कौन सी दिशा में कर रहा है, नीचे की ओर। और आपको पता है कि त्वरण है वो भी नीचे की ओर लगता है, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा। तो जी का सब जगह क्या आ जाएगा, वही ऊपर वाली समीकरण है, सब जगह जी को कैसा लेना है, प्लस में लेना है। बाकी तो वही पहले वाली समीकरण सेम टू सेम। यहाँ पे त्वरण की जगह कितना आ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा, g, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की जगह g आ जाएगा। अब यदि अपन उसको कण को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो अपने पास में क्या हो जाएगा, g का मान कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक, क्योंकि कण है वो तो गति कर रहा है ऊपर की ओर और त्वरण कैसा लग रहा है, नीचे की ओर। तो सब समीकरण में g जो त्वरण है वो कितना आ जाएगा, -g आ जाएगा, और बाकी समीकरण सेम टू सेम ही रहेंगे। अब देखिए यदि किसी कण को अपन नीचे से फेंकते हैं तो उसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, तो अधिकतम ऊंचाई पर उस कण का वेग कितना हो जाएगा, 0। भाई अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे ये रुकेगा तभी तो वापस नीचे आना गति करेगा। यदि ये यहाँ पे चल ही रहा होगा तो फिर ऊपर ही चलेगा। एक बार इसका वेग 0 हो जाएगा तब ये वापस नीचे मुड़ेगा। तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग कितना हो जाएगा, 0। तो वेग को 0 करो, यहाँ वेग को 0 कर दिया बराबर, तो यहाँ से t बराबर कितना आ गया, u/g। तो महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने में उसको कितना समय लगेगा, u/g। तो देखो ये रहा u/g। अब उसने अधिकतम ऊंचाई तय कितनी करी, तो अधिकतम ऊंचाई के ऊपर उसका ये वेग 0 हो जाएगा, तो इसको 0 कर दो, तो यहाँ से अपने पास में h कितना आ जाएगा, u² बराबर /2g, u²/2g। भाई इसको 0 करोगे तो u² है वो उधर चला जाएगा, फिर h निकालना अपने को, तो 2g का भाग दे दो, तो ये u²/2g अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी, और अधिकतम समय हो जाएगा u/g। अधिकतम ऊंचाई पर भी वेग 0 होगा, तो यहां से वेग भी आ गया और समय भी आ गया। अब अपने पास में आता है कुल उड़ान का समय। कुल उड़ान का समय का मतलब क्या है, कण को अपन ने शुरू में नीचे से फेंका और वापस वो कहाँ आ गया, नीचे। इसका मतलब उसका विस्थापन कितना हुआ, 0, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु कैसे हो गए, सेम। तो विस्थापन क्या कर दो, 0 कर दो। तो विस्थापन 0 करोगे तो h को 0 करोगे यहाँ से, तो अपने पास में t बराबर कितना आ जाएगा, 2u/g। कितना आ जाएगा, 2u/g। विस्थापन को 0 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2u/g। तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट चीज निकल गई कि जितना समय कण ऊपर जाने में लेता है उतना ही समय कण नीचे आने में लेता है, क्योंकि ऊपर जाने में कितना समय ले रहा था अधिकतम ऊंचाई में, u/g,
और टोटल कितना है 2u/g, इसका मतलब नीचे आने में भी कितना काम मिलेगा u/g। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट ध्यान रखना है कि जितना ऊपर जाने में समय लगता है उतना ही नीचे आने में लगता है। कई बार आपको लगता होगा कि ऊपर जाने में तो क्या लगता है समय ज्यादा लगता है और नीचे आने में तो कम लगना चाहिए क्योंकि नीचे उसमें त्वरण भी लग रहा है, लेकिन दोनों में समय कैसा लगता है बराबर लगता है। ये आप ध्यान में रखें। अब आता है अरियर एवं अनुप्रस्थ वेग व त्वरण, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो देखिए यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखेंगे, अनुप्रस्थ को आप मानेंगे लंबवत, अनुप्रस्थ का मतलब होता है लंबवत और अरियर का मतलब होता है कि उसकी दिशा में। तो जब कभी भी अपन टेन थीटा निकालते हैं वो कैसा होता है y/x, ठीक है। और जनरली अपन देखो y/x लेते हैं तो x जो होता है वो तो कैसा होता है क्षैतिज दिशा में और y होता है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो अनुप्रस्थ है वो यहाँ किसकी तरह काम करेगा, इस फॉर्मूले में y की तरह काम करेगा, और जो अरियर है वो किसकी तरह काम करेगा x की तरह काम करेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जब भी अपन त्वरण का और अपने पास में वेग के लिए परिणामी के जो दिशा निकालेंगे तो उसमें अपन को क्या करना है y/x, यानी कि अनुप्रस्थ है वो तो ऊपर आएगा और अरियर है वो नीचे आएगा। अनुप्रस्थ का मतलब होता है लंब और अरियर का मतलब स्पर्श रेखा की दिशा, ठीक है। तो देखिए अरियर जो वेग होता है वो होता है आर डॉट, आर डॉट का मतलब है आर का टी के रिस्पेक्ट में अवकलन। आर यहाँ पे पी बिंदु का क्या है स्थिति सदिश है। अब देखिए ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है कि पी है वो क्या है उसका स्थिति सदिश है बिंदु का, उसका क्या है आर, और ये ओ है वो क्या है ध्रुव। तो ध्रुव से पी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो ध्रुव से कितना कोण बनाती है प्रारंभिक रेखा से, ये रेखा कैसी है प्रारंभिक रेखा, उससे कोण बनाती है थीटा। तो ये थीटा कोण आपको ध्यान में रखना है कि थीटा कोण क्या होता है प्रारंभिक रेखा से ओपी को मिलाने वाली रेखा का कोण। अब इस पी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, उसका प्रारंभिक रेखा से बनाया गया कोण कितना है साई। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, साई कोण क्या होता है स्पर्श रेखा का प्रारंभिक रेखा से बना हुआ कोण। और स्पर्श रेखा और ओपी के मध्य जो कोण होता है इसको अपन लिखते हैं फाई से। तो ये आपको तीनों कोण है वो ध्यान में रखने हैं। अरियर वेग कितना होता है आर डॉट, अनुप्रस्थ वेग कितना होता है आर इंटू थीटा डॉट, यानी थीटा का टी के रिस्पेक्ट में अवकलन और उसको आर से गुणा कर देंगे। तो परिणामी वेग आपको बताया था कि दोनों का परिणामी कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, इनको दोनों को जोड़ के इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये परिणामी आ जाएगा। एंगल आपको बताया था कि जो अनुप्रस्थ वाला है वो तो कैसे काम करेगा वाई की जगह, और ये अरियर वाला है वो एक्स की जगह। तो ये अपने पास किसके बराबर होता है टेन फाई के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखें, और वैसे ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ऊपर आपको क्या लिख देना है अनुप्रस्थ वाला लिख देना है और नीचे क्या लिख देना है अरियर वाला लिख देना है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा टेन फाई, जहां फाई क्या है ओपी और स्पर्श रेखा के मध्य कोण, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अरियर एवं अनुप्रस्थ त्वरण, तो अरियर जो त्वरण होता है वो होता है आर डबल डॉट यानी कि आर का 2 बार टी के रिस्पेक्ट में अवकलन माइनस आर थीटा डॉट यानी कि थीटा का टी के रिस्पेक्ट में अवकलन। और अनुप्रस्थ त्वरण होता है 1/r d/dt आर स्क्वायर थीटा डॉट। वही परिणामी निकालने का सेम तरीका रहेगा कि दोनों घटक का स्क्वायर करके जोड़ दो और उसका स्क्वायर रूट ले लो। अब यहाँ भी आप एंगल निकाल सकते हो, एंगल कितना हो जाएगा टेन थीटा बराबर अरियर त्वरण का घटक यानी कि ये वाला घटक और नीचे सॉरी अनुप्रस्थ वाला, ऊपर तो अनुप्रस्थ आएगा और नीचे कैसा आ जाएगा अरियर, नीचे तो ये वाला घटक आएगा और ऊपर ये वाला घटक आ जाएगा। तो ये आप यहाँ से टेन थीटा भी निकाल सकते हो। अब इसको कोई रटना नहीं है अपने को, ये तो सिंपल सी बात है कि अनुप्रस्थ हमेशा ऊपर लिखना है और अरियर नीचे लिखना है, बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चाहे वो त्वरण में हो चाहे वो अपने पास में वेग में हो, तो वो ऊपर घटक लिख देना वाई वाला और नीचे लिख देना एक्स वाला घटक, तो उससे आ जाते हैं। और परिणामी ये तो वेक्टर का ये हर जगह अपन अरियर पढ़ो अनुप्रस्थ पढ़ो आगे जो भी पढ़ेंगे तो उनमें अपन ये फॉर्मूले लिखते हैं, तो इसको कोई ज्यादा रटना। विशेष स्थिति है कि आर बराबर ए हो यानी वर्तीय पथ हो, तो अपने पास में अरियर वेग कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि भाई आर बराबर ए क्या है कांस्टेंट, तो इसका अवकलन करोगे तो जीरो आ जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले अपने पास में आर डॉट की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। अब अपने पास में आता है कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी। तो कोणीय वेग क्या होता है कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। वेग क्या होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर, कोणीय वेग है तो कोणीय विस्थापन में कोणीय विस्थापन कितना होता है थीटा, तो डी थीटा अपॉन डी टी बराबर कितना आ जाएगा थीटा डॉट, इसको बोलते हैं कोणीय वेग। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम का नहीं है। कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, तो अपने पास में थीटा का 2 बार अवकलन कर देंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में क्या संबंध होता है।
रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो ये कितना होता है, कोण ये वेग बराबर कितना होता है, v sin फाई अपॉन r, जहाँ पे फाई क्या होता है, स्पर्श रेखा और ओपी के बीच का कोण, बराबर होता है vp अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पे p क्या होता है, स्पर्श रेखा पर ध्रुव से डाला गया लंब की लंबाई। तो बस ये चीज इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको क्वेश्चन सोल्व कराए तो आपको क्या करना है, p बिंदु पर स्पर्श रेखा निकालनी है, और आपको पता है किसी वक्र पर स्पर्श रेखा निकालनी है तो dy बाई dx उसका क्या होता है, ढाल, यानी अपने पास में m आ जाएगा, और बिंदु दिया हुआ है मान लीजिए a और b, a कोमा b, तो आपको पता है बिंदु से गुजरने वाली रेखा कितनी हो जाएगी, y माइनस बी बराबर m x माइनस a, m कहाँ से आ जाएगा, dy बाई dx से आ जाएगा उस बिंदु पे, तो ये आ गई स्पर्श रेखा। अब इस स्पर्श रेखा पर अपन किससे लंब निकाल लेंगे, ध्रुव से, तो ध्रुव से लंब की लंबाई किसी रेखा पर निकाल लोगे तो अपने पास में इसमें वैल्यू रख दोगे तो ये आ जाएगा। इसमें अगर कोई घुमा के क्वेश्चन बनाएगा तो वो इस तरीके से बना सकता है, स्पर्श रेखा का समीकरण आप इस तरीके से निकाल सकते हो। बस अपने को ये डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान में रखना है कि ये होता है vp अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ p क्या होता है, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, और फाई क्या होता है, स्पर्श रेखा और ओपी के मध्य कोण, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आता है स्पर्श रेखीय और अभिलंबिक वेग और त्वरण। तो स्पर्श रेखीय जो वेग होता है वो होता है v बराबर ds अपॉन dt। भाई अपने को पता है कोई भी कण है वो गति करता है तो उसका जो वेग होता है वो स्पर्श रेखा के अनुदिश ही होता है। भाई मान लीजिए वर्त पे गति कर रहा है कोई कण, तो उसका जो वेग होता है वो हमेशा स्पर्श रेखा के अनुदिश ही होता है, तो वो वेग कितना हो गया, ds अपॉन dt। अभिलंबिक वेग 0, क्योंकि उसके लंबवत दिशा में कोई वेग नहीं होता, वेग किसकी दिशा में होता है, स्पर्श रेखा की दिशा में होता है हमेशा। अब स्पर्श रेखीय त्वरण वो कितना होता है, dv अपॉन dt, d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर v dv अपॉन ds, जहाँ पे s क्या है, विस्थापन। और अभिलंबिक जो त्वरण होता है वो होता है v स्क्वायर अपॉन p, जहाँ पे p क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ये ध्यान रखना, ये p क्या है, वक्रता त्रिज्या है। वो जो अभी पहले अपन p पढ़ रहे थे वो क्या था, स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई थी, और ये जो p है ये अपने पास में क्या है, वक्रता त्रिज्या, और जो किसके बराबर होती है, ds अपॉन d जाई। जाई क्या होता है, स्पर्श रेखा के द्वारा प्रारंभिक रेखा से बनाया गया कोण। बस ये आपको ध्यान में रखने हैं फॉर्मूले, ये फॉर्मूले अपने को फॉर्मूलों से सारे क्वेश्चन होंगे। अब आता है प्रक्षेप्य, प्रोजेक्टाइल। तो देखिए प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है कि कोई भी कण को अपन किसी अल्फा कोण पे u वेग से प्रक्षेपित करते हैं तो वो प्रवलय के रूप में गति करके, मान लो अपन ने कोई बॉल फेंकी तो वो कैसे जाती है, ऐसे जाएगी और वापस धरती पे आ जाएगी, इसको अपन बोलते हैं प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप गति। तो देखिए यदि अपन ने उसको u वेग से फेंका और ये अल्फा है, तो देखिए इसका क्षैतिज दिशा में घटक कितना आ गया, u कोस अल्फा, और u साइन अल्फा कैसा आ गया, लंबवत दिशा में घटक। इसकी दो घटक होते हैं, देखो एक ऊर्ध्वाधर दिशा और एक ये। तो देखो ये कौन, ये क्या है, अपने पास में अल्फा है, और इधर क्या है, u। तो देखिए आप ये एंगल है, तो ये या अपने को ये वाली दिशा निकालनी है, ये तो कितना हो गया, लंब, और ये कैसा हो गया, आधार। तो अपने को देखो आधार वाला निकालना है, तो आधार कितना होता है कि कोस अल्फा, कोस अल्फा कितना होता है, आधार बटा करण। तो करण कितना है अपने पास में, u है, तो a बटा u, तो a बराबर कितना आ जाएगा, u कोस अल्फा। तो ये वाला कितना आ गया, क्षैतिज दिशा में घटक कितना आ गया, u कोस अल्फा, और लंबवत दिशा में घटक कैसा आ गया, u साइन अल्फा। ठीक है, ये कण की अधिकतम ऊंचाई है, यानी वो अधिकतम कितना ऊंचा गया है उसको अपन बोलते हैं अधिकतम ऊंचाई। और ये प्रास का मतलब ये है कि अपन ने कण को जहां से फेंका वो वापस जमीन पे आके गिरता है, तो ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी है उसको अपन बोलते हैं प्रास। अब देखिए इसमें अपन जब भी अपन इसको पढ़ेंगे तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है कि जो अपन ने शुरू में जो इक्वेशन पढ़ी थी v बराबर u प्लस ए टी, वही समीकरण यहाँ पे काम में आएगी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2s, वही समीकरण काम में आनी है, लेकिन यहाँ पे दोनों दिशाओं में काम में आएगी। यदि जब अपन बात करेंगे क्षैतिज दिशा में तो अपने पास में प्रारंभिक वेग कितना होगा, u कोस अल्फा। जब अपन लंबवत दिशा में बात करेंगे तो कितना होगा, u साइन अल्फा। तो यहाँ पे u की जगह u कोस अल्फा आ जाएगा, u साइन अल्फा। अब अपने को पता ही है कि इस कण पे त्वरण, क्षैतिज दिशा में तो कोई बल नहीं लग रहा, तो क्षैतिज दिशा में त्वरण कितना हो जाएगा, 0। और ऊर्ध्वाधर दिशा में अपने पास में इसमें बल लग रहा है, वो कितना लग रहा है, माइनस का g। तो अपन ऊर्ध्वाधर दिशा में जब भी इन समीकरणों की बात करेंगे तब a की जगह कितना लिखेंगे, माइनस g, और जब क्षैतिज दिशा में बात करेंगे तो a बराबर लिख देंगे 0। बस बाकी वो समीकरण सेम टू सेम लगानी अपने को। तो देखिए प्रक्षेप्य में क्षैतिज दिशा में जो प्रारंभिक वेग होता है वो होता है u कोस अल्फा, और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो प्रारंभिक वेग होता है वो होता है u साइन अल्फा। क्षैतिज दिशा में त्वरण 0, क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं लग रहा, ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण माइनस g। अब समीकरण वो सारी की सारी सेम रहेगी। अब ये दिया हुआ है कि किसी समय t पर कण मान लीजिए किसी बिंदु p पे,
और उसके एक्स और वाई उसके क्या है, निर्देशांक है। एक्स का मतलब तो कैसा हो गया, क्षैतिज दिशा में उसका विस्थापन, और वाई का मतलब कैसा हो गया, ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन। तो अब एक्स निकालना है तो अपन कौन सा समीकरण काम में लेंगे, क्षैतिज वाले, यानी क्षैतिज में अपने पास में त्वरण तो कितना हो जाएगा, 0, और प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, u cos अल्फा। बस ये दोनों काम में लेंगे। जब y की बात करेंगे अपन, तो y में अपने पास में कितना हो जाएगा, u sin अल्फा, तो उसका प्रारंभिक वेग और त्वरण कितना हो जाएगा, -g। ये सारी लगाएंगे। तो देखो क्षैतिज दिशा में कण द्वारा तय दूरी, तो s बराबर कितना होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो क्षैतिज दिशा में त्वरण 0 है, तो यह हाफ at स्क्वायर तो कितना हो गया, 0, सिर्फ बचा ut। अब u उसका प्रारंभिक वेग कितना है, u cos अल्फा है, तो u cos अल्फा लिख दिया। अब y दिशा में कितना हो गया, u sin अल्फा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि त्वरण की जगह a बराबर कितना है, -g, तो मेरे -g। ये समीकरण आ गई। तो किसी भी समय पर अपने को दूरी निकाल सकते हो, x और y रटने की जरूरत नहीं है, उन समीकरण की सहायता से निकाला। सिर्फ अपने को प्रारंभिक वेग क्षैतिज दिशा में क्षैतिज का लिखेंगे और ऊर्ध्वाधर में ऊर्ध्वाधर का। क्षैतिज को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं वर्टिकल। क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल, इंग्लिश में, ये देख लेना आप। अब वेग निकालना है, तो आपको पता है वेग क्षैतिज दिशा में वेग कैसा रहेगा, अचर, क्यों कि क्षैतिज दिशा में त्वरण कितना है, 0, और ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग कितना हो जाएगा भाई, v बराबर क्या होता है, u प्लस at। तो u बराबर कितना है ऊर्ध्वाधर दिशा में, u sin अल्फा, माइनस a बराबर कितना है, -g, तो -gt। तो ये तो आ गया अपने पास में ऊर्ध्वाधर घटक, और ये आ गया क्षैतिज घटक। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूले आपको। अब परिणामी कैसे निकालते हैं, वही सेम तरीका रहेगा, और एंगल कैसे निकालते हैं वो भी सेम तरीका रहेगा, लेकिन आप ये एंगल वाला फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हो। वही y अपॉन एक्स, y दिशा में वेग, y दिशा में वेग कितना हो जाएगा, v बराबर u प्लस at। तो अब y दिशा में u बराबर कितना है, u sin अल्फा है, a बराबर कितना है, -g, तो ये आ गया y वाली। अब x दिशा में त्वरण हमेशा वेग है वो कैसा रहेगा, अचर, क्योंकि त्वरण क्या है, 0 है, तो ये कितना आ गया, u cos अल्फा। v बराबर सिर्फ क्या हो गया, u, at कितना हो गया, 0, तो ये कितना हो गया, u cos अल्फा। तो ये आपको बस सेम हर जगह वही काम कर रहे हैं जो अभी तक करते हैं, जहाँ पे थीटा बराबर क्या है, परिणामी जो वेग है, परिणामी वेग है ये v, इसके द्वारा x अक्ष से बनाया गया कोण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला। अब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि किसी ऊंचाई पर कण का वेग कितना होगा, तो वो होता है u स्क्वायर माइनस 2gh। प्रारंभिक वेग अपने को दिया हुआ होगा, g की वैल्यू अगर दी हुई है तो ठीक है, नहीं दी हुई है तो अपन 9.8 काम में ले लेंगे, और h ऊंचाई पे अपन को जो भी कण का वेग पूछे तो ये होता है v बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब आता है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। तो देखिए कोई भी कण अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, तो ये अधिकतम ऊंचाई है कण की। तो अधिकतम ऊंचाई पे आप कण यहाँ पहुंच गया, अधिकतम ऊंचाई, तो यहाँ पे कितना समय लगेगा, तो वो अपने पास में t/2 लगेगा। यानी कि अधिकतम ऊंचाई में यहाँ से पूरा उड्डयन काल t है, यानी बिंदु यहाँ से गति करने लगा और यहाँ तक पहुंचा तो उसको t समय लगा। तो t/2 समय तो लगता है उसको अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में, और t/2 समय लगता है उसको अधिकतम ऊंचाई से धरातल पे पहुंचने में। तो ये अधिकतम ऊंचाई अपने को ध्यान में रखनी है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ये फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है। उड्डयन काल t बराबर 2u साइन अल्फा अपॉन g। तो देखो ये याद करने के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जो ये उड्डयन काल है ये वापस आ जाएगा, धरती पे ही आ जाएगा। धरती पे आ गया इसका मतलब उसका क्षैतिज, ये तो है क्षैतिज दिशा, और ये कैसी है, उसकी ऊर्ध्वाधर दिशा। तो धरती से कण गया और धरती पे वापस आ गया, तो मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में उसका वेग कितना हो गया, ऊर्ध्वाधर दिशा में उसने कितना विस्थापन तय किया, 0। भाई ऊर्ध्वाधर ये यहाँ से शुरू हुआ और वापस इसी जगह आ गया, तो ऊर्ध्वाधर उसका विस्थापन कितना हुआ, 0। तो वो विस्थापन 0 करेंगे, s बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब u अपने पास में क्या था, ऊर्ध्वाधर दिशा में u साइन अल्फा था, तो अपने पास में s को 0 करोगे यहाँ से, तो ये अपने पास में t आ जाएगा। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई पहुंचने में लगा समय t/2। जब t/2 रखोगे, अधिकतम ऊंचाई वाला ये h वाला समीकरण, कि s बराबर कितना होता है, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। इसमें t की जगह अपन t/2 रखेंगे और u को रखेंगे u साइन अल्फा, कैलकुलेशन करेंगे तो ये h आ जाएगा। कोई सेम तरीका रहेगा, कोई वो नहीं है, लेकिन ये तो फॉर्मूले अपने को ध्यान में रखने। अब क्षैतिज प्रास का मतलब कितना हो गया, कि उसका समय कितना है, 2u साइन अल्फा अपॉन g। अब क्षैतिज में अपने को प्रास निकालनी है ये वाली, तो देखो समय कितना आ गया ये, और s बराबर कितना होता है भाई, क्षैतिज दिशा में ut ओनली, क्योंकि हाफ gt स्क्वायर है वो तो कितना हो गया, 0। अब u कितना होता है, u cos अल्फा, और यहाँ पे t कितना होगा, क्षैतिज में प्रास का मतलब है वापस t समय पे ये धरती पे आएगा, यानी उड्डयन काल। तो इस t को यहाँ रख दोगे,
कोस अल्फा इंटू टी, टी की वैल्यू है 2u साइन अल्फा अपॉन जी, तो इसकी कैलकुलेशन कर लोगे तो यू स्क्वायर अपॉन साइन 2 अल्फा अपॉन जी, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो एस बराबर यू टी है, यू बराबर कितना है, यू कोस अल्फा है, और टी बराबर कितना है 2u साइन अल्फा अपॉन जी है। तो अपने पास में ये 2 साइन अल्फा और कोस अल्फा किसका फॉर्मूला होते हैं, साइन 2 अल्फा का, तो ये अपने पास में ये आ जाएगा। तो ये रटने नहीं है, वैसे तो याद भी हो जाते हैं कि मतलब किस तरीके से निकाले गए हैं, लेकिन जब आपको प्रक्षेप्य में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि क्षैतिज दिशा में वेग त्वरण क्या होते हैं और ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या होते हैं, बस क्षैतिज दिशा में क्षैतिज के लगा दो, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊर्ध्वाधर, बाकी समीकरण वही v बराबर u प्लस एटी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जेटी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, तीनों फॉर्मूले सेम ही रहेंगे। अब है अधिकतम प्रास। अधिकतम प्रास देखो अधिकतम कब आएगी, जब साइन 2 अल्फा की वैल्यू कितनी हो सकती है, अधिकतम 1, तो ये कितनी होती है यू स्क्वायर अपॉन 2g। और साइन 2 अल्फा की वैल्यू 1 कब आएगी, जब 2 अल्फा बराबर किसके हो, 90 के, यानी अल्फा बराबर कितना हो 45। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान में रखना है कि अधिकतम प्रास है वो होती है यू स्क्वायर अपॉन जी, और कब प्राप्त होती है, जब अल्फा बराबर 45 डिग्री। तो कई बार क्वेश्चन में आपको दे देता है कि अधिकतम प्रास प्राप्त करता है, तो आपको अल्फा वहां पे कितना मानना है, 45 डिग्री मानना है। तो आपको जो भी फॉर्मूले में फिर आप 45 ही लिखोगे, तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है। अब आता है उड्डयन काल और क्षैतिज प्रास में संबंध। तो ये इनके फॉर्मूले से जो रिलेशन आता है वो कितना आता है, अल्फा बराबर टेन इनवर्स जी टी स्क्वायर अपॉन 2r। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख सकते हो। बस यही दोनों फॉर्मूलों को करके एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा। किसी दिए हुए प्रक्षेप्य वेग, यानी वेग दिया हुआ है मान लीजिए u के लिए प्रक्षेप्य कोण अल्फा और 90 माइनस अल्फा पर प्रास समान प्राप्त होती है। यानी कि यदि आप अल्फा कोण ले रहे हो उस पर भी प्रास सेम होगी और 90 माइनस अल्फा पे भी सेम होगी, क्योंकि साइन 2 90 माइनस अल्फा और साइन अल्फा दोनों भाई साइन 2 अल्फा और एक है साइन 2 अल्फा की जगह कितना है 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा। तो 180 माइनस 2 अल्फा भी किसके बराबर होता है, साइन 2 अल्फा के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको दिया हुआ हो कि उसकी प्रास है वो दो जगह समान होती है, तो आपको एक बार प्रक्षेप्य कोण लोगे अल्फा और दूसरा लोगे 90 माइनस अल्फा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक बार अल्फा लिखना है और एक बार 90 माइनस अल्फा। प्रक्षेप्य का पथ होता है वो परवलय होता है, और इसका समीकरण होता है y बराबर एक्स टेन अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। वही x और y के अपने पास में दो समीकरण आ गए थे, उनसे अपन ये रिलेशन निकाल सकते हैं। x दिशा में आपने विस्थापन का निकाला था, y दिशा में, तो वहां से ये रिलेशन आया है कि y बराबर एक्स टेन अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। तो देखो कोस 90 पे कितना होता है 0, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो इसका प्रक्षेप्य का जो पथ है वो परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि ये अल्फा पे कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा ना, फिर ये वेव वाली टर्म भाई ये 90 पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो कोई भी संख्या में 0 का भाग देते हो तो आपको क्या आ जाता है इनफाइनाइट, तो ये फिर डिफाइन नहीं होगा। इसलिए प्रक्षेप्य है वो अल्फा बराबर 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं है। जब अल्फा बराबर 90 होता है तो फिर ये जनरल अपने पास में सरल रेखा में गुरुत्व की अधीन गति बन जाती है, ये आप इसको ध्यान में रखें। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाओगे तो ये अपने पास में एक परवलय का समीकरण बनेगा। इसके आप अधिकतम ऊंचाई के ऊपर क्या निकाल सकते हो, शीर्ष। शीर्ष का मतलब क्या हो गया, ये परवलय है, परवलय का शीर्ष क्या होगा, जहाँ पे अधिकतम ऊंचाई होगी। तो अधिकतम ऊंचाई का मतलब क्या होता है एक्स और वाई, तो अधिकतम ऊंचाई वाई का मान तो कितना होगा अधिकतम ऊंचाई के बराबर होगा, और एक्स का ये आपको मान ध्यान में रखना है। नाभिलंब की लंबाई होती है इसकी 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी, तो ये आप ध्यान में रखें। बाकी ये परवलय है, इसकी परवलय की नाभिलंब की लंबाई आपको पता है कितनी होती है, तो वहां से निकालना, लेकिन आप ये ध्यान में रखें क्योंकि इसका डेरिवेशन एग्जाम में करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसकी नाभि के निर्देशांक, तो इसकी नाभि के निर्देशांक ये होते हैं, सिमिलर है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन 2g माइनस यू स्क्वायर कोस 2 अल्फा अपॉन 2g। नियता का समीकरण है वो y बराबर होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना ही रखना है। अगर ये नाभि के निर्देशांक नाभिलंब अधिकतम ऊंचाई ये याद नहीं हो कोई, लेकिन नियता का समीकरण तो याद रखना ही कितना होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो देखो अल्फा बराबर 90 पर प्रक्षेप्य का जो पथ है वो परिभाषित नहीं होता है, क्योंकि अल्फा बराबर 90 पर नीचे कोस है वो 0 हो जाता है, तो ये जनरल अपने पास में ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्व के अधीन सरल रेखीय गति बन जाता है अल्फा बराबर 90, ये आप ध्यान में रखें। अब आता है कोई पिंड u वेग से अल्फा प्रक्षेप्य कोण पे फेंका जाए तो क्षैतिज से बीटा कोण बनाने वाले नत्तल पर, तो ये कब है जब अपने पास में ये देखो ये कोई नत्तल है, नत्तल का मतलब होता है कि ये एंगल बीटा से झुका हुआ है। अब इसके ऊपर यदि अपन कोई भी कोण को फेंकते हैं तो ये इसकी गति होती है। मान लीजिए ये u है
ये अपने पास में अल्फा कोण बनाता है, तो उस दिशा में उसका उड्डयन काल, प्रास और महत्तम प्रास, ये अपने को फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। और उसकी जो महत्तम प्रास के लिए जो प्रक्षेप्य कोण है ये इतना होता है π/4 प्लस β/2। कौन से के लिए? जब ये नत तल के ऊपर अपने पास में अपन ऐसे फेंकते हैं, तो यहाँ पे बीटा क्या है? बीटा है वो नत तल का कोण है, अल्फा है वो प्रक्षेप्य का कोण है। तो ये होते हैं। इसमें यदि ज्यादा कुछ भी ध्यान में नहीं रहे तो ये महत्तम प्रास के लिए प्रक्षेप कोण है, ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। एक ये फॉर्मूला है प्रास वाला, ये मैं एक जगह काम में लूंगा तो वहां आपको मैं बता दूंगा, ठीक है? वो आपको डायरेक्ट याद भी रखना है। आपसे याद हो तो रखिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्रक्षेप्य कोण होता है वो अधिकतम इतना होता है, ये आप ध्यान में रखें। और महत्तम प्रास वाला भी ध्यान में रख सकते हो। भाई महत्तम प्रास वहां पे कितनी होती थी? u² होती थी, यहाँ पे गुणा में नीचे 1 प्लस साइन बीटा एक्स्ट्रा आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है? ये अपनी थ्योरी हो जाती है कंप्लीट डायनेमिक्स की। अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पीडीएफ में मैंने लिख रखे हैं, इनके आंसर आपको ध्यान में रखने हैं। ये पीडीएफ में आपको भेज दूंगा और इनमें से इनका ही सॉल्यूशन मैंने यहाँ नीचे लगभग क्वेश्चन का करवा रखा है। पहला क्वेश्चन, एक कण सरल रेखा में x बराबर इसके अधीन गतिशील है, तो वह समय अंतराल ज्ञात करो जिसमें वेग है वो कैसा है? ऋणात्मक, और त्वरण है धनात्मक। तो देखो x दिया हुआ है तो dx/dt से अपने पास में वेग आ जाएगा, और 2 बार इसका अवकलन करोगे तो अपने पास में त्वरण आ जाएगा, दूसरी बार अवकलन करोगे तो अपने पास में ये आ गया त्वरण। अब ये कह रहा है वेग तो ऋणात्मक है, वेग ऋणात्मक है मतलब ये क्वांटिटी कैसे आनी चाहिए? लेस देन 0। अब आपको बताइए, देखिए जो अपने पास में इनको एसमी को कैसे सोल्व करते हैं, इसके फैक्टर कर दिए, तो फैक्टर करने के बाद में ये t की वैल्यू आ गई कितनी? इसको 0 के बराबर रखा, इसको भी 0 के बराबर रखा, तो t बराबर आ गया -1 और 5। देखो t का दोनों का चिन्ह धनात्मक है, इसका मतलब ये वाला तो आएगा प्लस में, और इनकी पावर देखो सबका विषम संख्या में है तो चिन्ह कैसे आएंगे? अल्टरनेट में, तो प्लस माइनस प्लस। तो ये आगे t की वैल्यू है वो नेगेटिव होनी चाहिए, यानी t की वैल्यू -1 से 5 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपको ये चिन्ह वाला ऐसा सिस्टम याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? -1 से कोई भी छोटी संख्या -2 -3 रख के चेक कर लो कि ये प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। और फिर ये जो यहाँ पे जो पावर होती है वो विषम होती है, तो चिन्ह कैसे आते हैं? हमेशा अल्टरनेट में। यहाँ पे पावर सम होती है तो उस पर चेंज, जैसे मान लो यहाँ पे t1 पे अपने पास में इसका होता है स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है तो फिर t बराबर -1 पे चिन्ह चेंज नहीं होता, प्लस का प्लस ही आता। तो सम पे चेंज नहीं होता, विषम पे चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ऐसे। ऐसे ही त्वरण है वो अपने पास में कैसा होना चाहिए? धनात्मक, यानी t की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। और ये कह रहा है t की वैल्यू -1 से 5 के बीच में होनी चाहिए, तो इसका मतलब उभयनिष्ठ दोनों कैसे आ गया? t की वैल्यू 2 से 5 के बीच में होनी चाहिए। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, एक कण है वो सरल रेखा के अनुदिश इस प्रकार गति करता है कि उसका एक निश्चित बिंदु से विस्थापन है x, वो किसके समानुपाती होता है? t की पावर n के समानुपाती होता है। यानी x किसके समानुपाती है? t की पावर n के, तो x बराबर कितना हो गया? k t की पावर n। अब देखो k अपन ने खुद माना यहाँ पे, तो इसको लास्ट में क्या करना पड़ेगा? विलोपित करना पड़ेगा। तो उसका किसी समय पर कण का वेग और त्वरण है वो कितने हैं? v और f है, तो अपने को ये सिद्ध करना है। तो वेग निकाल लो, वेग कितना होता है? dx/dt। त्वरण निकाल लो, वो कितना होता है? dv/dt। तो ये वेग निकाल लिया और ये त्वरण भी निकाल लिया। अब अपन ने क्या करना है? इन v का स्क्वायर कर दिया मैंने, v का स्क्वायर किया तो अपने पास में ये आ गया। अब इसको मैंने यहाँ पे x और त्वरण की वैल्यू रख दी, तो v² बराबर कितना आ गया? x इंटू एफ एन माइनस 1 इंटू एन। ये रिजल्ट अपने पास में आ गया। कुछ नहीं किया, बस 2 बार अवकलन किया और उसके बाद में दोनों में रिलेशन लिख दिया, क्योंकि k अपन ने खुद ने माना है तो k को अपने को विलोपित करना पड़ेगा, k को विलोपित कर दिया। इसकी सहायता से x बराबर k t n है और v बराबर है k इंटू एन इंटू टी की पावर n माइनस 1, और f है वो है k इंटू एन इंटू एन माइनस 1 टी की पावर n माइनस 2। तो इन तीनों की सहायता से अपने पास में ये रिजल्ट आ गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि u वेग से तैरने वाले व्यक्ति को v वेग से बहने वाली नदी की में धारा के लंबवत दूरी तय करने में कितना समय लगता है? t। यानी ये इस दिशा में क्या बह रही है नदी, तो उसको इसके लंबवत, यानी कि यहाँ से शुरू करे और वो इसके जस्ट सामने बिंदु पे पहुंचे तभी तो लंबवत होगा ये, तब उसको समय लगता है t1। और धारा की दिशा में उतनी दूरी तय, जैसे मान लीजिए ये दूरी h है, तो उसको धारा की दिशा में, जैसे नदी बह रही है उसी दिशा में वो आदमी भी तैरे तो उसको लगता है t2 समय। तो अपने पास में t1 अनुपात t2 होता है वो ये होता है, और u/v बराबर ये होता है। ये अपने को प्रूव करना है। देखो कैसे इसको प्रूव करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखें। देखिए ये अपने पास में नदी है और ये इस दिशा में बह रही है, किस वेग से? v वेग से। अब ये पहली कंडीशन में कह रहा है कि इस आदमी को लंबवत दिशा में जाना है। लंबवत दिशा मतलब जाना है कि यहां से शुरू हुआ तो वो यहाँ पहुंचे, सीधा यहाँ पहुंचे। लंबवत का मतलब हुआ कि जस्ट सामने।
अब उस आदमी को देखो, मान लो वो यहाँ से इस दिशा में जाता है, इस दिशा में जाएगा तो ये u हो गया और ये v, तो परिणामी इस दिशा में आएगा। इसका मतलब भाई जैसे भी आपने सीधा तैरना शुरू किया तो नदी आपको थोड़ा बहुत अपने भाव की दिशा में ले जाएगी, तो आप जाओगे तिरछा और यहाँ पहुंच जाओगे। लेकिन अपने को तो कैसा पार करना है, ये लंबवत, यानी कि जस्ट सामने जाना है, जस्ट सामने जाना है। इसका मतलब अपने को थोड़ा सा इससे तिरछी दिशा में कूदना पड़ेगा। तो आपका जो परिणामी है वो किसकी दिशा में आ जाए, इस, आप तिरछी भाग इस दिशा में आ गए, तिरछी दिशा में कूद गए नदी में। अब नदी आपको भाव के साथ में थोड़ा बहुत इधर ले आएगी तो जस्ट आप सामने पहुंच जाओ। तो पहली स्थिति में क्या है कि इस दिशा में आदमी ने u वेग से अपने पास छलांग लगाई और इधर नदी का वेग है v, तो परिणामी है वो किस दिशा में आना चाहिए, जस्ट सामने दिशा में आना चाहिए। यानी परिणामी है वो इस v से कैसा कोण बनाना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। तो अपने पास में ये आ गया, ठीक है। तो अपने पास में ये जस्ट इसके सामने आ गया। तो ये हो गया अपने पास में, ये दूरी अपन ने d मान ली। तो ये अपने पास में कितना हो गया, tan 90 बराबर u sin अल्फा अपॉन v प्लस u cos अल्फा। देखो ये आपको अपन स्टेटिक्स पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे कि जब भी कोई p और q कोई दो बल है, मान लीजिए ये p है, ये q है, ये परिणामी है r, यदि ये p से अपने पास में कितना कोण बनाता है, परिणामी थीटा कोण बनाता है, तो जो tan थीटा होता है वो होता है tan थीटा बराबर q साइन अल्फा, जहाँ साइन अल्फा कितना होता है, q और p के मध्य कोण, ठीक है, q साइन अल्फा बटा p प्लस q कोस अल्फा। ये अपन स्टैटिक में फॉर्मूला पढ़ेंगे कि जब भी परिणामी अपने को थीटा कोण बनाता हो, इन दोनों के बीच में कोण कितना हो, अल्फा। तो वो वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया, क्योंकि परिणामी से ये कितना कोण है, 90 डिग्री बना रहा है। भाई परिणामी है वो p से, यानी v नदी की दिशा से कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री, टेन 90 का मान होता है 1/0, तो यहाँ से कोस अल्फा बराबर आ गया माइनस v अपॉन यू। परिणामी कितना होता है आपको पता ही है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2। तो ये भी आपको बता दूं कि परिणामी होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा। ये अपन स्टैटिक में पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने लगा दिया, फिर कोस अल्फा की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, तो आर बराबर आ गया ये। आपको पता ही है एस बराबर कितना होता है, यूटी, एस बराबर कितना होता है, यू इंटू टी। तो परिणामी जो बल वेग है वो कितना है, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और समय कितना ले रहा है t1, और दूरी कितनी है d। तो t1 कितना आ गया, d अपॉन यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, नदी की दिशा में, तो दूसरी स्थिति क्या है कि नदी की इस दिशा में वेग से v वेग से, और वो भी किस दिशा में, आदमी भी उस दिशा में कितने में जा रहा है u। तो जो परिणामी जो अपने पास में वेग है वो कैसा हो जाएगा, v प्लस यू। भाई आदमी भी तैर रहा है, नदी भी उसको उसी दिशा में तैरा रही है, तो वेग उसका कैसा हो जाएगा, v प्लस यू। दोनों सेम दिशा में तो जुड़ेंगे। एंगल बीच में कितना है, 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो देखो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा, तो ये दोनों बराबर, भाई कोस अल्फा वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो 0 cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो ये अपने पास में कितना हो गया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq का रूट। तो अपने पास में ये कितना आ गया, p प्लस, तो उस हिसाब से v बराबर v प्लस यू आ गया परिणामी। तो s बराबर कितना होता है, वही यू टी, और परिणामी वेग कितना है, v प्लस यू, ये t2। तो t2 की वैल्यू आ गई अपने पास में ये। अब t1 अपॉन t2 निकाल लीजिए, तो t1 t2 अपने पास में ये आ गया। अब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया और योगांतर अनुपात लगा दिया, तो अपने पास में u अपॉन v ये आ गया। तो यदि ये वाला फॉर्मूला है तो ये ध्यान में रखें, और ये वाला है तो ये वाला ध्यान में रखें। क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करना है, तो ये इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये समझने वाली थी कि जस्ट उसको सामने वाली दिशा में जाना है, तो अपने पास में उसको ऐसे तिरछा कूदना पड़ेगा, तब जाके वो उसका परिणामी इस दिशा में आएगा, तो वो जस्ट सामने पहुंचेगा। और ये कोण 90 था, तो वही टेन अल्फा वाला, टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया, सोल्व कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए एक आदमी को वर्षा की बूंदें ऊर्ध्वाधर दिशा से 30 डिग्री कोण बनाते हुए प्रतीत होती है। अब यदि वर्षा है वो ऊर्ध्वाधर गिर रही है, लंबवत गिर रही है, तो उनका वेग है वो क्या होगा। तो आप देखो उसको कैसे दिख रही है, वो 30 डिग्री पे आ रही है, यानी जिस दिशा में अपने को दिखता है उसी दिशा में क्या होता है, परिणामी। भाई जिस भी दिशा की बात होती है उस दिशा में परिणामी होता है। भाई गति हमेशा किसकी दिशा में होती है, परिणामी की दिशा में होती है। तो उसको दिख रहा है कैसा कि 30 डिग्री कोण पे आ रहा है, इसका मतलब परिणामी है वो क्या हो रहा है, 30 डिग्री। अब देखो कोण किससे बना रहा है, ये ध्यान रखें, ऊर्ध्वाधर दिशा से बना रहा है। इसका मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा से परिणामी का कोण कितना हो गया, 30। और ये बूंद है वो कैसे आ रही है, ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत आ रही है। वर्षा की बूंद है वो ऊर्ध्वाधर गिर रही है ऐसे लंबवत, तो ये 37 से कितना कोण बनाएगी, 90। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60। आदमी कितने किलोमीटर की घंटा से रफ्तार से चल रहा है, भाई आदमी तो 37 पे ऐसे चलेगा ऐसे,
और वर्षा कैसे आ रही है, ऐसे लंबवत आ रही है, और उसको किस किस डिग्री पे, ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री पे, तो ये कोण कितना हो गया 30, और ये 90 है तो ये 60 हो गया। तो ये वही फॉर्मूला टेन 60 बराबर कितना हो गया, वी साइन 90 बटा 20 प्लस वी कोस 90। तो यहाँ से अपने पास में कितना आ गया, 20√3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखें। ये फॉर्मूला जो है वो अपन स्टैटिक में पढ़ेंगे, v बराबर वाला, टेन थीटा किसके बराबर होता है। एक गतिशील कण की s दूरी पर वेग v का मान ये इतना दिया हुआ है, तो त्वरण निकालना है। तो देखो अपने को क्या दिया हुआ है, v और s दिया हुआ है, और v और s में अपने पास में त्वरण का फॉर्मूला होता है v dv/ds। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया मैंने, इसका अवकलन कर दिया, v स्क्वायर का अवकलन किया तो कितना हो गया 2v dv/ds। एक कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया, और इसका हो गया -2b/s स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास में जो त्वरण आ गया वो कितना आ गया, -b/s स्क्वायर। तो ये आप फॉर्मूले यूज कर सकते हो। एक कण सरल रेखा में समान त्वरण से, त्वरण समान है उसका, तो अपन इसका मतलब रेखीय गति वाला सब लगा सकते हैं। गतिमान एक कण क्रमागत t1 t2 t3 में दूरी तय करता है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/t1 - 1/t2 + t3 ये इसके बराबर होगा। तो देखो ये इसमें कौन सा काम आएगा, औसत वाला काम में वेग वाला काम में। देखिए मान लीजिए 3 क्रमागत, तो पहला है ये t1, ये t2 अंतराल है, ये t3 है। तो ए पे उसका वेग था v1, बी पे उसका वेग था v2, और सी पे उसका वेग था v3, और डी पे उसका वेग है v4। ठीक है, तब ए से बी तक गति करता है तो उसका औसत त्वरण कितना रहेगा, औसत वेग कितना रहेगा, v1 + v2 बटा 2। प्रारंभिक तो v1 है, अंतिम v2 बटा 2, तो ये उसका आ गया औसत वेग। और ये इसमें कितनी दूरी तय कर रहा है, d दूरी तय कर रहा है। तो s बराबर ut होता है, तो u की जगह तो ये आ गया, और t का मतलब t1, तो यहाँ से d/t1 आ गया इसके बराबर। अब ये तीनों अंतराल में लगा दिया औसत वेग वाला, इसी प्रकार दूसरे अंतराल में लगा दिया, इसी प्रकार तीसरे अंतराल में लगा दिया। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गए तीनों। अब क्या कह रहा है, संपूर्ण दूरी में, तो संपूर्ण दूरी उसने कितनी तय करी, पहले अंतराल में d, दूसरे में d, और तीसरे में कितनी करी 3d। अब संपूर्ण अंतराल में औसत वेग कितना होगा, वही प्रारंभिक कितना है v1, और लास्ट कितना है v4। तो इसका औसत वेग कितना हो जाएगा, v1 + v4 बटा 2, तो ये आ गया पूरे में। और समय कितना लगेगा, t1 + t2 + t3, तो ये आ गया 3d बराबर ये। तीनों के मान रख दिए यहाँ पे, तीनों के मान रखोगे तो ये अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा। ये इस तरीके से औसत वेग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो वो आपका भाई जितनी भी वैरायटी क्वेश्चंस की है वो मैंने यहाँ पे सारी ली है, कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको बताए जा सके कि कैसे सॉल्व करने, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं करें। एक बंदूक की गोली एक स्थिर लक्ष्य में 3 सेंटीमीटर घुसकर अपना आधा वेग खो देती है। तो मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर वो विस्थापन तय किया, तो उसमें उसका वेग हो जाता है आधा। तो यहाँ पे वेग मान लिया उसका u, तो ये आधा हो जाएगा कितने, 3 बाद में। तो यदि गति का प्रतिरोध समान है, प्रतिरोध समान का मतलब क्या है, त्वरण समान है, a है, तो वह रुकने से पहले कितना और अंदर जाएगी। अब मान लीजिए अपन वो दूरी कितनी दूरी गई, s दूरी अंदर गई। अब जैसे अंदर जाएगी तो लास्ट में वेग कितना हो जाएगा, 0, वह रुक जाएगी लास्ट में, तो ये वेग कितना हो जाएगा 0। तो वही फॉर्मूला अपने को लगाना है, v स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पे समय की तो बात ही नहीं करी है, समय की बात नहीं करी, तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर + 2as। क्योंकि ये प्रतिरोध कर रहा है, प्रतिरोध का मतलब क्या हो रहा है, उसकी गति को धीरे कर रहा है, मंदन कर रहा है, यानी उसकी गति के विपरीत दिशा में अपने पास में क्या लग रहा है, इसका मतलब एक ऐसा आएगा माइनस में, तो ये माइनस में आ गया। तो देखो पहले तो अपन लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, पहली कंडीशन कौन सी, 3 सेंटीमीटर उसका विस्थापन है, तो उसमें वो आधा हो जाता है वेग, और प्रारंभिक वेग कितना है u, तो एक फॉर्मूला तो यहाँ से आ गया u स्क्वायर बराबर ये। अब अपन लगाएंगे u/2 से लेके 0 तक, तो वेग कितना हो जाएगा 0, प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा u/2, और उसने उसमें विस्थापन कितना तय किया s, तो यहाँ से s बराबर कितना आ गया u स्क्वायर बटा 8f, और u स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 8f यहाँ से, तो वो मैं लिख दी। तो s कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, यानी वो 1 सेंटीमीटर और अंदर जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। एक कण ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, यदि t1 तथा t2 सेकंड के पश्चात वह h ऊंचाई पर है, t1 तथा t2, यानी कण को अपन ऊपर फेंकते हैं तो वो पहले t1 पे है, मान लो h ऊंचाई है उस पर t1 वाला, अब फिर वो वापस देखो h ऊंचाई पे कब आएगा, जब वो एकदम ऊपर जाके फिर वापस आएगा, तब जाके यहाँ पे h पे आएगा। तो ये वाला समय उसने दे रखा है t1, और ये वापस h पे आता है, तो वो वाला समय दे रखा है t2। तो कण का प्रारंभिक वेग कितना होगा, तो देखिए अपन कण को जब भी फेंकते हैं तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मैंने बताया था, कण को ऊपर की ओर फेंकने के बाद वापस धरातल में आने में लगा हुआ कुल समय, तो ये कहा था जितना ऊपर जाने में लगता है उतना ही वापस आने में, तो ये वाला समय तो उसको देखो t1 लग रहा है,
तो ये पूरा कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये तो कितना है T2, और ये कितना है T1, तो टोटल उसका टाइम पीरियड कितना हो गया T1 प्लस T2। ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब वापस जैसे धरातल पे आएगा उसका विस्थापन कितना हो जाएगा 0, और तो शुरू में वेग कितना है u t माइनस हाफ GT², टी बराबर कितना हो जाएगा टोटल टाइम पीरियड। ठीक है, तो अपने पास में ये यहाँ से अपन करेंगे सोल्व इसको, तो ये u बराबर कितना आ जाएगा 1/2 g T1 प्लस T2, ये याद भी रख सकते हो आप। तो सीधा सा बस सिंपल रिजल्ट इसमें ये T1 प्लस T2 बराबर T होगा, यानी इतनी दूर गया वो तो उसमें T1 लिया, अब इतनी दूर से वापस S तक आया तो उसने T2 लिया, तो अब ये वाला समय T1 है वही तो क्या लेगा यहाँ पे लेगा, ये तो बताया था मैंने जितना ऊपर जाने में लेगा उतना ही, तो पहले यहाँ पे T1 जाने में ले रहा था तो वापस आने में भी कितना समय लेगा, वो T1 ही लेगा, ये इसमें ध्यान में रखना था। एक समतल में गतिमान कण के लिए t समय पर उसके x और y की दे रखे हैं, तो वही वेग निकालना है तो उसका एक बार अवकलन कर दो x दिशा में, एक बार उसका y दिशा में कर दो, परिणामी निकालना है तो वो कितना होता है, ऐसे त्वरण का निकाल लो, तो ये अपने पास में ये आ जाएगा अचर। अवकलन करके अपने पास में परिणामी निकालते हैं x² प्लस y² का अंडर रूट, वेग आएगा तो यहाँ vx आ जाएगा, त्वरण आएगा तो यहाँ पे ax ay आ जाएगा, बस वही लिख दो। और दिशा आपको पता है tan थीटा बराबर होता है y/x, वेग का पूछे तो ऊपर वेग लिख दो, नीचे वेग के घटक लिख दो, त्वरण का पूछे तो ऊपर त्वरण का, नीचे त्वरण का घटक लिख दो, तो ये क्वेश्चन अपने पास में इजी है। एक कण का एरियर वेग कितना होता है r डॉट, वो अनुप्रस्थ वेग के बराबर है, अनुप्रस्थ वेग कितना होता है r थीटा डॉट के समानुपाती है, तो समानुपाती कांस्टेंट आ गया के। अब r डॉट कितना होता है dr/dt, तो dt से dt कैंसिल हो गया, r हमें इस साइड ले आया, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया समाकलन करके मैंने सोल्व कर लिया, तो अपने पास में ये आ गया r बराबर c e की पावर के थीटा, ये ध्यान में भी रख सकते हो आप, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ। एक कण का अपने पास में ये गति कर रहा है, उसका v वेग से चलता है, और यदि किसी बिंदु पर त्वरण ये है, ठीक है, तो कण का पथ क्या होगा। अब ये क्या कह रहा है, वेग कैसा है अचर वेग है, तो उसको मान लिया अपन ने अचर वेग है वो v है, तो स्पर्श रेखीय त्वरण हमेशा कितना होता है 0, क्यों कि वेग कैसा है अचर है, और स्पर्श रेखीय त्वरण का फॉर्मूला होता है dv/dt। अब वेग ही अचर है तो अपने पास में स्पर्श रेखीय जो त्वरण है वो कितना हो जाएगा 0। अब विलंबिक त्वरण कितना होता है v²/p, तो इसका मतलब इस त्वरण में योगदान किसका रहेगा, सिर्फ और सिर्फ अभिलंबिक का योग रहेगा, तो कुल त्वरण कितना आ गया अपने पास में भाई वही √x² प्लस y²। अब स्पर्श रेखीय वाला तो 0 है, तो ये y² वाला तो y आ गया अपने पास में इसका त्वरण का परिणामी, तो परिणामी त्वरण कितना हो गया v²/p, किसके बराबर दे रखा है v²c/s² प्लस। अब आपको पता है ये क्या होती है वक्रता त्रिज्या, किसके बराबर होता है ds/d साइन के बराबर होता है। अब यहाँ आप सोच रहे होगे वक्रता त्रिज्या मैंने ds/d साइन क्यों ली, तो देखो आप यहाँ देख रहे होगे कि क्या को s है अपने पास में, ठीक है, तो अपने को इसको p को किस में चेंज करना पड़ेगा s में, तभी आप दोनों तरफ क्या कर पाओगे समाकलन। बाकी v है वो तो कांस्टेंट है, c है वो भी क्या है कांस्टेंट है, तो वेरिएबल अपन जब भी समाकलन करते हैं तो अपन दो वेरिएबल का ही समाकलन कर सकते हैं भाई, या तो दोनों अक्ष में x और y है तो x वालों को एक तरफ ले लिया, y वालों को एक तरफ ले लिया और समाकलन कर दिया। तो मैंने इसको लिख दिया p को ds/d साइन, फिर साइन वाले एक तरफ s वाले एक तरफ, दोनों तरफ क्या कर दिया समाकलन। तो अपने पास में अब देखो s बराबर कितना है 0, जब साइन बराबर 0 है तो अपने पास में c की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो ये y बराबर आ गया, ये किसका समीकरण है केटनरी का, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस नॉर्मली अपने पास में फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं कि वेग अचर है इसका मतलब स्पर्श रेखा 0 हो गया, विलंबिक बचा, विलंबिक का फॉर्मूला लगा दिया, बस दोनों तरफ समाकलन कर दिया। अब ये कह रहा है कि ये कण इस तरीके से चल रहा है, उसका स्पर्श रेखीय त्वरण अभिलंबिक के बराबर होता है, तो स्पर्श रेखीय तो होता है v × dv/ds और अभिलंबिक इसके बराबर होता है, दोनों बराबर है। अब p की वैल्यू कितनी होती है ds/d साइन, लिख दिया d साइन से d साइन, ds से ds कैंसिल हो गया, v वालों को एक तरफ ले लिया, साइन वालों को एक तरफ ले लिया, दोनों तरफ क्या कर दिया समाकलन और सोल्व कर लिया, तो ये अपने पास में आ गया ds/dt। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसका सोल्व कर सकते हैं। अब देखो ds/dt और dj/dt बराबर कितना आ गया ds/dj बराबर c × e⁻j/ω, फिर इसको सोल्व कर लिया तो अपने पास में ये आ गया s, क्योंकि वेग होता है यहां से अपने पास में वेग आ गया, वेग क्या होता है ds/dt होता है, तो ये अपने पास में फॉर्मूले लगाने और समाकलन करना, इसमें कुछ नहीं। अब ये दिया हुआ है कि एक कण का प्रास, तो प्रक्षेप का प्रास ये होता है और महत्तम ऊंचाई ये होती है, वो किसका गुणा दिया हुआ है 3 गुणा, 3 गुणा कर दिया, 3 गुणा करने के बाद में यहाँ से अपन ने सोल्व कर लिया, काटा पीटी करी, तो यहाँ से अपने पास में आ गया कोट अल्फा बराबर इतना आ गया। अब हमें पूछा है टाइम,
तो टाइम पीरियड कितना होता है उड्डयनकाल 2u sin अल्फा अपॉन जी। अब अपने को साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए, अपने पास में कोट अल्फा की वैल्यू थी, तो वही त्रिभुज के से अपन साइन अल्फा की वैल्यू निकाल ली 4/5 यहाँ रख दी, तो ये आ गया 8u अपॉन 5g। इजी इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले यूज करने हैं बस, अपने पास में नॉर्मल कैलकुलेशन कर ली। एक कण को दो भिन्न भिन्न प्रक्षेप्य कोणों पर लेकिन प्रास समान प्राप्त होती है। तो देखो आपको बताया था प्रास समान कब होती है, एक तो अल्फा पे, एक 90 माइनस अल्फा, दोनों पे कैसी होती है समान। तो उसकी महत्तम ऊंचाइयों का एक बार एच आ रही है और एक बार एच डेस। तो एक बार एच आएगी कब, जब 9 अल्फा होगा, और एक बार एच डेस आएगी कब, जब 90 माइनस अल्फा होगा। तो दोनों का निकाल लिया, दोनों को क्या कर दिया गुणा, गुणा किया तो अपने पास में ये रिजल्ट आ गया। बस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, ध्यान क्या रखना है कि प्रक्षेप्य कोण है वो अल्फा और 90 माइनस अल्फा पर प्रास क्या होती है समान प्राप्त। और यही देता कि आपने उसने महत्तम ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करे तो अपने पास में अल्फा कितना होता है 45 डिग्री, तो उस टाइम फॉर्मूले में 45 रख देते। बस इतना काम करना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट याद रखोगे। प्रक्षेप्य का किसी बिंदु पर वेग u है और इसकी क्षैतिज दिशा से कोण थीटा है, ठीक है। तो ये मान लो किसी भी, देखो ये u है वो प्रारंभिक वेग नहीं है, ये ध्यान रखना आप, किसी बिंदु पे वेग है, तो किसी बिंदु पे वेग मान लीजिए और इसने प्रारंभिक दिशा से थीटा कोण, तो उसका क्षैतिज घटक आ गया u साइन थीटा और u कोस थीटा, ठीक है। और ये अपने पास में प्रक्षेप्य पहले वाली दिशा से कैसा है लंबवत है। अब देखो ये पहले वाली दिशा से कैसा है लंबवत है। ये इसका थोड़ा सा ये मैंने डायग्राम में गलत लिख दिया, ये है u कोस थीटा, भाई क्षैतिज घटक तो आता है u कोस थीटा और ये आएगा u साइन थीटा, तो ये आप करेक्शन कर लेना। क्षैतिज दिशा में उसका वेग है u कोस थीटा और u किसी बिंदु पे। अब ये कह रहा है कि किसी समय के बाद में वो, कितने समय के बाद में वो उससे क्या बनाएगा लंबवत, तो यानी यहाँ पे ये इससे क्या चल रहा है लंबवत दिशा में चल रहा है। ये इसका u का दिशा थी, उससे कैसा चल रहा है लंबवत, यानी इससे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखिए ये आपने त्रिभुज बना लिया, ये कोण थीटा है, ये 90 है, तो ये बाहर वाला कोण कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। ये कोण 90 प्लस थीटा होगा, तो ये दोनों कैसी समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाओं के आंतरिक कोण का योग होता है 180। तो ये कोण कितना हो गया 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा हो गया तो इसके घटक ले लीजिए आप, एक तो क्षैतिज घटक ले लीजिए और एक ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे वेग v था, तो ये भाई क्षैतिज घटक होता है v कोस 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा v साइन थीटा के, और ये ऊर्ध्वाधर वाला कितना हो जाएगा v कोस थीटा। अब ये v कोस थीटा साइन थीटा इसकी वजह से आ रहे हैं 90 माइनस थीटा के, कहीं आपको ये लगे कि मैंने ये उल्टा कैसे लिख दिया, ये तो त्रिभुज के नॉर्मली अपने को आती है कैलकुलेशन है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, क्षैतिज दिशा में तो हमेशा वेग कैसा रहता है आपको पता ही है, क्षैतिज दिशा में त्वरण 0, तो वेग हमेशा कैसा रहता है बराबर। तो क्षैतिज दिशा में पहले कितना था u cos थीटा, तो अब भी कितना रहेगा u cos थीटा रहेगा। और ये अपने पास में अब क्षैतिज दिशा में कितना कोण बना रहा था 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा की वजह से कितना हो गया v sin थीटा हो गया, तो ये बराबर हो गया u cos थीटा किसके बराबर हो गया v sin थीटा। अब अपन लगा देते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में अपने पास में वेग घटक कितना हो गया v बराबर कितना होता है u प्लस 80, u कितना था माइनस u साइन थीटा प्लस gt, ठीक है। भाई दिशा दोनों की कैसी है, देखो दिशा u है, u की दिशा देखो ये कैसी है, u इधर है, तो ये तो इस दिशा में जा रहा है और ये इस दिशा में, यानी दिशा कैसी हो रही है चेंज हो रही है, यानी माइनस का चिन्ह आएगा। तो मैंने यहाँ पे चिन्ह किसका लगा दिया माइनस का चिन्ह लगा दिया। भाई एक बार क्या जा रहा है ऊपर की तरफ, एक बार कैसे जा रहा है नीचे की तरफ, दिशा में दोनों में कैसा होगा चिन्ह का फर्क हो गया, तो ये अपने पास इसके बराबर आ गया। अब मैं यहाँ से v की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में रख देता हूँ और फिर इस समीकरण को सोल्व कर लेता हूँ, तो t बराबर आ जाएगा u अपॉन जी इंटू कोसेक थीटा। ये याद रखना है, कई बार एग्जाम में आया हुआ। अब ये कह रहा है एक कण को बारी बारी समान वेग से, यानी प्रारंभिक वेग है उसका वो कितना है u, भिन्न भिन्न कोणों पर फेंका जाता है, दोनों टाइम उसकी प्रास है वो कितनी है r है, यानी प्रास हमेशा कैसी आ रही है r। तो समान प्रास कब आती है जब अल्फा और 90 माइनस अल्फा, समान प्रास आते ही दोनों कोण क्या मानोगे अल्फा और 90 माइनस अल्फा। अब अपने पास में वही सेम टू सेम काम है कि t बराबर कितना होता है 2u sin अल्फा, एक बार तो अल्फा लिख दिया, एक बार 90 माइनस अल्फा लिख दिया, दोनों को गुणा कर लिया, तो अपने पास में r बराबर कितना आ गया 1/2 gt t डेस। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन आपको करनी है, बस प्रास समान आते ही कोण कितना मानना है अल्फा और 90 माइनस अल्फा, बाकी फॉर्मूले सेम। टाइम दिया हुआ है तो टाइम पीरियड वाला लगा दीजिए, और यदि अधिकतम ऊंचाई वाला दिया हुआ तो अधिकतम ऊंचाई वाला लगा दीजिए। अब दो क्वेश्चन है कि दो कण एक ही ऊर्ध्वाधर समतल में एक ही बिंदु से क्रमशः u और v वेग से क्षैतिज दिशा में अल्फा और बीटा कोण पर फेंके जाते हैं, तो दोनों इतने समय के बाद में क्या करेंगे समांतर दिशा में चलेंगे। तो देखिए
आपको पता ही है कि क्षैतिज वेग कितना होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ऊर्ध्वाधर वेग कितना होता है, u sin अल्फा माइनस जीटी। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर कितना होता है, u sin अल्फा माइनस जीटी बाई वाई अपॉन एक्स, वी एक्स अपॉन वी वाई। तो ये तो हो गया वी एक्स और ये वी वाई, तो ये तो आ गया टेन थीटा वन। अब दूसरे वाले में अपने पास में कौन वेग कितना दे रखा वी, तो दूसरा वाला टेन थीटा वन आ जाएगा। अब ये कह रहा है समांतर, समांतर का मतलब हो गया थीटा वन बराबर थीटा। जब कभी भी कोण की बात हो वेग के, तो अपने पास में ये वेग वाले अपन घटक निकाल के बराबर कर देंगे। तो टेन थीटा तो अपन निकालना जानते ही हैं, वी वाई अपॉन वी एक्स। तो यहाँ से दोनों को बराबर कर दिया, जैसे बराबर किया मैंने और इसको सोल्व किया तो टी बराबर आ गया ये इस तरीके का एग्जीक्यूशन है जो सोल्व कर सकते हो आप। अब आता है कि एच मीटर ऊंचाई पर पहाड़ी पर किसी शत्रु के स्थान का उन्नयन कोण कितना है, भाई ये बीटा है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा बीटा। तो सिद्ध करिए कि शत्रु को गोले से नष्ट करने के लिए अपने को इस वेग से कम वेग नहीं होना चाहिए, यानी जिस भी गोले को अपन फेंकते हैं उसका कम से कम वेग कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ये रिजल्ट आप याद भी रखोगे। तो ये वो नत्तल वाला कंसेप्ट है। तो देखिए अपने को भाई ये यहाँ पे बैठा है और यहाँ से अपन फेंक रहे हैं, इसका मतलब अपने को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ए बी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो प्रास कितनी हो गई, ए बी। अब इस त्रिभुज ए बी सी में ये अगर ऊंचाई कितनी है, एच है, तो अपने पास में ए बी कितना हो गया, एच कोस सेक बीटा। अब देखो प्रास का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि नत तल के ऊपर जब भी कोई कण गति करता है तो उसके जो प्रास का फॉर्मूला है वो कितने होता है, कहा था आपको कि आप इसको ध्यान में रखें। तो वो प्रास का जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो कितना बताया था, 2u² कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कोस स्क्वायर बीटा, ये बताया था आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला अलग अलग कैसे दिख रहे हैं, तो मैंने क्या किया कि 2 कोस अल्फा और साइन अल्फा माइनस बीटा, इसमें फॉर्मूला लगा दिया 2 कोस ए साइन बी का, वो किसके बराबर होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी के बराबर होता है। तो वो फॉर्मूला मैंने यहाँ लगा दिया और ये किसके बराबर होना चाहिए, एच कोसेक बीटा के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से अपने पास में u बराबर कितना आ जाएगा, अब u न्यूनतम होगा यदि साइन 2 अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना हो, 1 हो, तो ये वैल्यू 1 रख दी, तो 1 रख के इसको सोल्व कर लिया। अब देखो ये है 1 माइनस साइन बीटा, कोस स्क्वायर बीटा को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। फिर इसमें फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये नीचे वाला उससे कट जाएगा, तो क्या बचा 1 प्लस साइन बीटा। कोसेक बीटा को अंदर गुणा कर दिया, तो ये अपने पास में इसका रिजल्ट आ गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सारे इसमें करवा दिए हैं। तो ये आपकी हो जाती है डायनेमिक्स कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।